हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 20, ठीक है, जिसका नेम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब ये जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका +1 में, +2 में और यहाँ तक कि जो भी आप यूजी लेवल पे जो भी स्टडी करोगे, उसमें जो भी पीजी लेवल की स्टडी करोगे, यानी कि ये जो चैप्टर है वो आपका काफी सालों तक आपके साथ रहेगा। यानी कि जब तक आप कॉमर्स से रिलेटेड स्टडी करोगे, जब तक आपका ये वाला जो चैप्टर है आपके हमेशा साथ रहेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अभी ये चैप्टर जो है वो आपका बिजनेस स्टडीज में है। नेक्स्ट ईयर आपका ये जो चैप्टर है वो क्लास +2 में अकाउंट्स में है, ठीक है। फिर इसके बाद ये है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका ये जो चैप्टर जो है वो काफी लंबे टाइम पीरियड तक आपके साथ चलने वाला है। काफी इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है हम पूरे के पूरे 19 चैप्टर जो है वो हमारे आर.के. सिंगला बुक के वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे क्लास +1 की बिजनेस प्लेलिस्ट जो है वो उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। अब बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है। अब जब भी आप देखो बिजनेस करोगे तो आपके बिजनेस करने के लिए आपको पैसा तो चाहिए, ठीक है। अब इतना भी पैसा सभी के पास नहीं होता कि वो सारा का सारा पैसा अपने आप ही लगा ले, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं से और भी तो फंड्स की जरूरत होती है। तो जहां से भी वो फंड्स की नीड अपनी पूरी करेगा, ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं से वो लोन लेगा, थोड़ा बहुत अपनी पूंजी भी लगाएगा, अपनी कैपिटल भी लगाएगा, रिलेटिव से भी लेगा, ठीक है, लोन पे भी पैसे लेगा। तो उसको अलग अलग जगह से जो है वो फाइनेंस की उसको जरूरत होती है। बिना फाइनेंस के आप बिल्कुल भी बिजनेस नहीं चला सकते। सोच भी नहीं सकते आप कि अगर आपके पास पैसे नहीं और आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे छोटे से छोटे लेवल का भी बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। और अगर आपको ये है कि हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, लार्ज लेवल पे हमें बिजनेस करना है, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेचर का मतलब क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या है। इट इज नीडेड फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, आपने सेल और परचेज के रिलेटेड जो है वो आपने एक्टिविटीज करनी है। या आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपने कोई ना कोई सामान जो है आपके उसमें आपने एक इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है, वहां पे आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, मशीनों से आप उसको बना रहे हो, रॉ मटेरियल से, फिर आप फिनिश्ड गुड्स तक उस प्रोसेस को करोगे। तो यानी कि आपको फाइनेंस तो चाहिए, चाहे आप जो मर्जी बिजनेस कर लो, ठीक है। इट्स क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। अब देखो, इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है। देखो, अगर छोटे लेवल का बिजनेस है तो थोड़ी कम फाइनेंस की जरूरत होगी, अगर बड़े लेवल का बिजनेस है तो ज्यादा फाइनेंस चाहिए। नेक्स्ट इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कैपिटल। अब देखो, इसके अंदर ऑल टाइप ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। अब जितना पैसा उसका खुद का है, खुद का भी लगा दिया, बाहर से लोन लेके भी लगा दिया। जो खुद का पैसा लगाया ओन्ड कैपिटल, जो बाहर से डेट पे लिया, लोन पे लिया, उसको डेट कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है, ये हम पॉइंट ऊपर भी डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट है इट इज अ वाइडर टर्म। ये बहुत बड़ी टर्म है। अब देखो, इसके अंदर पहले हम देखेंगे कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, फिर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि कितनी फाइनेंस की जरूरत है, कितना फाइनेंस हम कहां से अरेंज करें, अरेंज करेंगे तो कितनी हम अपना पैसा लगाए, और ये सब इतनी तरीके की बातें हमें सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए एक वाइडर टर्म है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस में देखो, इट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस। अब कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए, उसके लिए फाइनेंस जो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर आप देखो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लैंड की जरूरत है, ठीक है, बिल्डिंग की भी जरूरत है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब किस किस को पता है वो सारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। हमने पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो फटाफट से आप उसको बताओ, ठीक है। वैसे अभी मैं आपको भी बता देती हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, जिसको नहीं पता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो भी हम खर्चा करते हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम जो भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितना भी खर्चा करते हैं वो सारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर आता है। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी टू रन द बिजनेस। कोई भी बिजनेस चलाना है,
ठीक है। तो बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें रॉ मटेरियल भी परचेज करना होता है, जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको सैलरी, उनको वेजेस, ये सब देना होता है। कोई सामान हमने बाहर से मंगाया, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसका किराया भी देना पड़ेगा, फ्री में तो कोई भी देगा नहीं हमें। नेक्स्ट इट इज नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मॉडर्नाइजेशन, अब आप देखो कि आपने कोई मशीनरी लेके आए हो आप बिजनेस में, थोड़े साल के बाद वो मशीनरी हो गई पुरानी, वैसे पुरानी नहीं हुई, कोई नई टेक्नोलॉजी की कोई मशीन आ गई। अब कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ जाए ना और आपके कॉम्पिटिटर उस मशीन को यूज करने लग जाए तो आपके मतलब खलबली हो जाएगी आपके वर्कर्स के भी कि वो तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करें और आप भी चाहोगे कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करें, तो आपको दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी वो टेक्नोलॉजी, वो मशीन जो है वो नई लेके आनी पड़ेगी। तो उसके लिए पैसे तो चाहिए, फ्री में थोड़ी आ जाएगी वो, तो उसके लिए भी फाइनेंस हमें चाहिए। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी टू अवेल द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपके पास बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। मान लो कोई कह रहा है आपको होलसेलर कि आपको ना अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदोगे तो हम आपको ज्यादा डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब देखो ज्यादा क्वांटिटी में अगर वो सामान खरीदेगा तो पैसे भी तो चाहिए। नेक्स्ट इट इज नेसेसरी टू फेस द रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, ठीक है, मंदी का मतलब होता है जब इतना पैसा मार्केट में रहता ही नहीं है, ठीक है, जब बेरोजगारी ज्यादा फैल जाती है और वैसे भी मंदी का टाइम पीरियड वो होता है कि जब मार्केट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, यानी कि पैसों की कमी हो जाना, तो उस टाइम भी आपके पास फाइनेंस होना चाहिए। बिना फाइनेंस के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास फंड्स हर टाइम अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द गुडविल। अब देखो जिसके पास जितने पैसे होंगे ना वो उतना ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर वो फाइनेंशियली उसके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है अगर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उतनी ही ज्यादा उसकी गुडविल अच्छी होती है। गुडविल का मतलब उतनी ही ज्यादा उसकी रेपुटेशन होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि हमें पैसों की जो जरूरत है वो किस किस बेसिस पे है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत है, मीडियम टर्म फाइनेंस की जरूरत है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत है। लंबे टाइम पीरियड के लिए आपको पैसा चाहिए, मोर देन 10 ईयर्स अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है, जैसे आपको लैंड बिल्डिंग मशीनरी परचेज करनी है। मीडियम टर्म फाइनेंस आपको 1 साल से लेके आपको 10 सालों तक के लिए आपको पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको मीडियम टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है। मान लो आपने कोई मशीनरी रिप्लेस करनी है, एडवर्टाइजमेंट बड़े लेवल की करनी है, तो काफी सारा पैसा लग जाता है, ठीक है, तो उसके लिए मीडियम टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब है आपको 1 साल के लिए अगर कोई पैसा चाहिए, जैसे कि आपको कोई अपने जो वर्कर्स लगे हुए हैं आपके नीचे, तो उसको वेजेस पे करना है, उसको सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, टैक्स पे करना है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहां तक का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हम आगे का टॉपिक करते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आगे बहुत सारा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट भी है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अभी आपकी बुक में ना एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम की डिटेल ही मैं आपको बता रही हूं वन बाय वन। अभी हम उसके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रॉम ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से बताया है, ओन्ड फंड। ओन्ड फंड का मतलब क्या, अगर आपने खुद का पैसा लगाया है, ठीक है, अब खुद का पैसा जो आप लगाते हो या तो आप वो इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में, या आप प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में, या आप रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में, ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स जैसे कि अब देखो शेयर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो क्या होता है। अब जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है ना उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, उस छोटे छोटे पार्ट्स को यानी कि उस हर एक यूनिट को आप क्या कहते हो, शेयर्स कहते हो। अब वो जो शेयर्स है वो लोग खरीदते हैं, ठीक है, जितने भी लोग होते हैं, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको क्या कहा जाता है, शेयर्स होल्डर्स कहा जाता है। अब उनको शेयर्स खरीदने के बदले में क्या मिलता है, उनको शेयर्स खरीदने के बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अब इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो सही में रियल ओनर कहा जाता है, इसको रियल ओनर कहा जाता है जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 राइट मिलते हैं। एक तो जब भी कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो उसको सबसे पहले जो है प्रॉफिट मिलता है एक फिक्स्ड रेट से। वो प्रॉफिट किस तरीके से मिलता है, इसको डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इसको डिविडेंड मिल जाता है। और जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी खत्म हो रही होती है, यानी कि जब कंपनी बंद हो रही होती है, तो जितनी भी इसने कैपिटल लगा रखी होती है अपनी बिजनेस में, तो सबसे पहले इसको वापस लेने का राइट है। किससे पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। एंड रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है कि अगर आपके बिजनेस में मान लो प्रॉफिट हो गया और वो प्रॉफिट किसी को बांटा नहीं, और अगर बांट भी दिया तो थोड़ा बहुत डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया और बाकी का सारा पैसा अपने आप बचा के रख लिया, उसको क्या कहेंगे, रिटेन अर्निंग।
तो ये क्या है, बिजनेस का सारा खुद का पैसा होता है। नेक्स्ट है बोरोड फंड। अब बोरोड फंड क्या होता है, जो पैसा ओन्ड फंड नहीं होता वो बेसिकली बोरोड फंड होता है, जो हम बाहर से लेके उधार पे लगाते हैं, जैसे बैंक से ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, तो ये होता है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स का मैंने आपको बताया था। अब देखो, शेयर्स इशू करने से जो आपके पास कैपिटल आते हैं उसको आप क्या कहते हो, शेयर कैपिटल कहते हो। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक तरीका है। ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी हमने 19 चैप्टर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिस्कस किया था ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने 6 क्लॉज डिस्कस किए थे। उसके अंदर एक कैपिटल क्लोज आता है, उसके अंदर लिखा होता है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल जो है वो इशू कर सकती है, यानी कि कितने शेयर्स वो इशू कर सकती है। मैक्सिमम जितनी वो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कह लो या रजिस्टर्ड कैपिटल कह लो, इतने तक के ही वो शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब ये शेयर्स कैसे निकालते हैं, कितने रुपए का शेयर होगा, ठीक है। मान लो कंपनी के पास कैपिटल कितनी है, टोटल 1 लाख, उसने 10,000 जो है उसने शेयर्स इशू करे, तो 10,000 अगर उसने शेयर्स इशू करे तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आई, 10 रुपीज आई, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलती है। और जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, यानी कि कंपनी में अगर कोई वोट डलती है तो इनका राइट होता है। अगर कंपनी में कोई मेन डिसीजन लेना हो तो भी इनका राइट होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो तो ये भी यही करते हैं, ठीक है। यानी कि कंपनी का सारा काम कौन करता है, यही करते हैं। लेकिन इनको क्या एक लॉस कह लो, देखो जैसे कि अगर मैंने बताया था यहाँ पे कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को इनसे पहले क्या मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड लेने में। तो डिविडेंड इनको तो तब मिलेगा अगर इनकी पेमेंट हो गई है। अगर इनकी पेमेंट होने में ही सारा प्रॉफिट खत्म ना, तो इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और अगर इनकी प्रॉफिट की, यानी कि इनको डिविडेंड देने के बाद अगर कंपनी के पास बहुत सारी अमाउंट बच गई तो सारा का सारा पैसा भी इन्हीं का ही होता है। तो इनका मेन फायदा क्या होता है, ये वाला होता है। इनको मालिक कहा जाता है, कंपनी के ये मेन ओनर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स है। अब देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके इन्वेस्टर्स को जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज, इनको वोटिंग राइट होता है, हर तरीके के डिसीजन लेने का राइट होता है। टू अर्न मनी बाय वे ऑफ डिविडेंड, इनको डिविडेंड लेने का राइट होता है। और अगर मान लो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के पास कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट बच गया तो सारा का सारा पैसा इन्हीं का ही होता है। टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट, कई बार ना कंपनी के जो देखो जो शेयर्स की वैल्यू होती है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी में जब प्रॉफिट ज्यादा होते हैं तो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो उन शेयर्स को, अब देखो इन्होंने एक आधा तो शेयर खरीदा नहीं होता, कितने ही शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए होते हैं, तो उनको बेच के भी ये पैसे जो है कमा सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस टू कंपनी। कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी को परमानेंट कैपिटल मिल जाती है। ये तो है नहीं कि कंपनी इनका पैसा वापस करेगी, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक ये जो है इनका पैसा यूज करते हैं। कभी कभी तो बाइंडिंग अप के टाइम पे इनको पैसा जो है वापस मिलता है। नो फिक्स बर्डन, कोई फिक्स बर्डन नहीं है कि आपको इतनी फिक्स डेट से डिविडेंड मिलेगा। कंपनी को इस बात की तो चिंता है नहीं, अगर प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, अदरवाइज नहीं। इंक्रीज इन द क्रेडिट वर्दीनेस, की हाँ भी इतने लोगों ने इसके इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए तो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो बढ़ती है। नो नीड ऑफ मॉर्गेज, आपको कोई पैसा गिरवी रख, मतलब कोई भी चीज, कोई भी एसेट्स अपनी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है कि फंड्स मेरे को रेज करने हैं, आपके पास ऐसे ही पैसे बहुत आ जाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या होती है इन्वेस्टर्स को, अनसर्टेन इनकम, पता ही नहीं होता बेचारों को कितनी इनकम मिलेगी कितनी नहीं। प्रॉफिट अगर बचता है तभी तो इनको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज मिलता ही नहीं कुछ। लॉस ड्यू टू रिसेशन, अब रिसेशन के टाइम पे मान लो अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इनको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और ना ही इनका डिविडेंड इकट्ठा होता। लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, अब लिक्विडेशन का मतलब क्या है, कंपनी खत्म हो रही है, कंपनी को बंद कर रहे हैं, सारे डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, यानी जिससे पैसा ले रखा था सभी की पेमेंट कर दी। और अगर मान लो फिर पेमेंट करने के बाद कुछ भी नहीं बचा तो इनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो लॉस में चले जाएंगे बेचारे। नेक्स्ट है कंपनी को क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं, हर तरीके के मैटर्स में घुसते हैं, हर तरीके के मैटर में अपनी बात जो है वो मनवा के रहते हैं। और कई लोग तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर्स जो है इक्विटी शेयर्स खरीद के रखते हैं कि हम अपनी मनमानी करें। मोर फ्लोटेशन कॉस्ट, इनको इशू करने में काफी ज्यादा कॉस्ट आती है। नो टैक्स एडवांटेजेस, अब ये नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस में से ये डेबिट साइड में हम इसको लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि तो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें ऐसा कोई आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता, क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट जो है वो कम नहीं होता। अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा आपकी कंपनी का तो क्या होगा, टैक्स आपका और भी ज्यादा आपको देना पड़ेगा, तो कोई टैक्स एडवांटेज इसके अंदर आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो फटाफट से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? अब मैंने आपको बताया था, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं, उनको सबसे पहले प्रॉफिट्स में से डिविडेंड लेने का राइट होता है। किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको प्रॉफिट लेने का, यानी कि उसका डिविडेंड लेने का उनको राइट होता है। और जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, वाइंडिंग अप यानी कि जब कंपनी खत्म हो रही होती है, खत्म होने का मतलब क्या? जब कंपनी बंद हो रही होती है तो सबसे पहले इनको अपनी कैपिटल वापस लेने का राइट है। सबसे पहले का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको कैपिटल जो वापस मिल जाती है, ठीक है। तो इनको क्या दी जाती है? प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए इनका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। और जो प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये सबसे मेन है, ये आपको हर क्लासेस में मिलेगा। तो सबसे पहले आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? इकट्ठा होते रहना। अब मान लो कि किसी ईयर हमें डिविडेंड नहीं मिला, तो अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ना, तो आपके जो मतलब जो भी डिविडेंड है वो आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा। एक्यूमुलेट होने का मतलब क्या है? वो आपका एक्यूमुलेट होने का मतलब है कि वो जुड़ता जाएगा, ठीक है। और जब भी जिस साल भी प्रॉफिट होंगे तो सबसे पहले आपको पिछले सालों का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। पिछले सालों का डिविडेंड भी आपको साथ में मिलेगा। मान लो आपको पिछले 2 सालों से डिविडेंड नहीं मिल रहा, ठीक है, और आपका अब इस साल का भी डिविडेंड लेने का टाइम आ गया है। अब आपको अगर इस साल प्रॉफिट है ना कंपनी में, तो आपको डिविडेंड अब 3 सालों का मिलेगा। मान लो आपको 8% की रेट से 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आपके हैं, ठीक है। तो आपके 2 सालों के 16% हो गए, और अब का 1 साल तो कितने हो गए? 24%। तो यानी कि सारा का सारा डिविडेंड आपको इकट्ठा होके मिल जाएगा। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? इसके अंदर आपको नहीं मिलता। अगर किसी साल मान लो प्रॉफिट्स नहीं है, तो अगर आपको डिविडेंड नहीं मिले तो इस साल भी आपको कोई पिछले वाले नहीं मिलेंगे, कोई जुड़ेगा नहीं, इस साल वाला ही मिलेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको आप कन्वर्ट करा सकते हो, किसमें कन्वर्ट करवाओगे? जो प्रेफरेंस शेयर्स आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको आप कन्वर्ट नहीं करा सकते इक्विटी शेयर्स के अंदर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। एक बार प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट मिल गया डिविडेंड की फॉर्म में, इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, सब कुछ खर्चे कर लिए, अगर उसके बाद भी प्रॉफिट बच जाता है और अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है आपके पास, तो आपको उन प्रॉफिट्स में से भी हिस्सा मिल जाता है। और अगर कोई प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में आपको अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते भी हैं तो भी आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं मिलता, यानी कि आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में से। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी अपने लाइफ टाइम के दौरान ही जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के जो पैसे हैं वो वापस दे देती है। इरिडीमेबल का मतलब या नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या है? कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में वो पैसे नहीं देती। कंपनी पैसे कब देती है? लिक्विडेशन के टाइम पे, ठीक है। लिक्विडेशन से पहले कोई पैसा नहीं मिलता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एडवांटेज किसको है? इन्वेस्टर्स को। उनको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। इनके जो डिविडेंड की रेट है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है लिक्विडेशन के टाइम पे। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? जब कंपनी बंद हो रही होती है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको मतलब पैसे अपने वापस लेने का राइट है। पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स का हमने कहां पढ़ा था? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में। अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और अगर ये प्रोविजन बनाया हुआ है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेटिंग कराना है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वो हमें प्रॉफिट्स दिलवाने हैं, तो उनको वो राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है वोटिंग राइट ऑन रिलेटेड रेजोल्यूशन। कई कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, वैसे तो इनको वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन किसी स्पेशल फंक्शन पे, किसी स्पेशल उस पे तो आप कह सकते हैं कि इनको वोटिंग राइट इनको मिलता है। यानी कि कुछ स्पेशल मुद्दे हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जिसके ऊपर इनका वोटिंग कराना जरूरी होता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस टू कंपनी। कंपनी को क्या एडवांटेजेस होते हैं? देखो, इनको वोटिंग राइट वैसे जनरली नहीं होता, तो ये कंपनी के मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। लेस बर्डन ऑन कंपनी। कंपनी के ऊपर लेस बर्डन किस तरीके से है? इनकी डिविडेंड की रेट जो इक्विटी शेयर होल्डर से वैसे कम ही होती है, बहुत थोड़ा ही डिविडेंड देना पड़ता है। नॉन रेट ऑफ मॉर्गेज। अगर देखो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अपना पैसा जनरेट कर रहे हो तो आपको जो है अपने एसेट्स गिरवी रख के पैसे लेने की जरूरत नहीं है। रिसिप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल। अब आपको परमानेंट कैपिटल मिल जाती है, ये कंपनी जब लिक्विडेट होती है तभी आप पैसे वापिस करते हो। बेनिफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर को देखो बेनिफिट तो होता है, किस तरीके से उनको बेनिफिट होता है? अब देखो कि उन्होंने क्या होता है कि जो भी उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बच गया वो किसका होगा? वो होगा इक्विटी शेयर होल्डर का। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इन्वेस्टर्स को क्या डिसएडवांटेजेस है? नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स।
इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। वो तो पार्टिसिपेटिंग कई बार कुछ प्रोविजंस होते हैं और अदरवाइज नहीं होते, सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही जाता है। नेक्स्ट, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। अब देखो, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि इनको वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होता, तो ये किसी स्पेशल टॉपिक्स पर ही अपनी आवाज उठा सकते हैं, अदरवाइज तो ये उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? इक्विटी शेयर होल्डर, इनको बेचारों को मौका ही नहीं मिलता। नेक्स्ट है नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब है जब कंपनी बंद हो रही होती है तो उसके अंदर अगर कुछ रह जाता है, इनकी पेमेंट कर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, बाद में होती है ना इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट, तो बाद में जो बचा कुचा होता है सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, इनको कुछ नहीं मिलता। अगर सरप्लस का मतलब है अगर ज्यादा रह जाता है। नेक्स्ट है नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड। अगर मान लो किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये केस फाइल नहीं कर सकते कि हाँ भी हमें डिविडेंड नहीं मिला। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस टू कंपनी, एक फिक्स्ड बर्डन होता है कि हमें इतनी परसेंट से डिविडेंड देना ही देना है। नो टैक्स एडवांटेजेस, कंपनी को कोई टैक्स एडवांटेज, टैक्स में से कोई छूट नहीं मिलती। डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, अब डिससेटिस्फेक्शन क्यों होती है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को लगता है कि हाँ भी इन्हीं को सब कामों में प्रेफरेंस दी जाती है, वाइंडिंग अप के टाइम पे भी इनको प्रेफरेंस और डिविडेंड देने के टाइम पे भी इनको प्रेफरेंस दी जाती है, और कई बार इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में भी प्रेफरेंस दी जाती है। तो इन्हीं कोई प्रेफरेंस दी जाती है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, तो इक्विटी शेयर होल्डर कई बार डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, तो कंपनी को उसको नुकसान होता है। तो डिसएडवांटेजेस हैं कंपनी के लिए ये। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम डिबेंचर्स वगैरह के बारे में, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं? अब देखो, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? शेयर्स के बारे में पढ़ा। शेयर्स में हमने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कस किया। अब बात आती है हमारे पास डिबेंचर्स की। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं? अब देखो, कंपनी को तो क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, उसको तो लोन चाहिए। अब जो कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी कई बार क्या करती है? कंपनी कई बार डिबेंचर्स इशू करती है। अब कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है उसके बदले में डिबेंचर्स होल्डर को मिलता क्या? अब जो डिबेंचर्स खरीदते हैं उनको क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर। जो शेयर खरीदते हैं उनको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। अब जो डिबेंचर होल्डर है उनको क्या मिलेगा? अब शेयर होल्डर को तो डिविडेंड मिलता था, लेकिन डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इनके पैसे देने के बदले में। अब ये जो डिबेंचर्स खरीदते हैं ये अपने पैसे देते हैं। अब डिबेंचर खरीदने के बदले में इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा इंटरेस्ट। इनके फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इसके अंदर मेन बात क्या होती है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। ठीक है, अब इसकी जो इंटरेस्ट रेट है बिल्कुल फिक्स होती है। अब ये जो डिबेंचर होल्डर से इनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। अब पैसा मिल गया, अब ये कहीं पर भी यूज करें, इनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है। और ये जो डिबेंचर होल्डर है ना, अब ये काफी सिक्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके की पेमेंट देने से पहले सबसे पहले कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर इनको पेमेंट मिल जाती है। और कई बार तो ये क्या होती है कि कंपनी की एसेट्स पर इनको सिक्योरिटी मिलती है। अब किस तरीके से सिक्योरिटी मिलती है कि ये कंपनी के एसेट्स पे, अब कंपनी की जो एसेट्स होती है ये क्या रखवा लेते हैं? अपने पास प्लेज पे रखवा लेते हैं, यानी कि कंपनी की एसेट्स सिक्योर इनके पास होती है कि अगर कंपनी ने मान लो हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी तो हम इसको बेच देंगे। ठीक है, तो इसमें ये वाला काम होता है। अब ये क्या है? डिबेंचर होल्डर में लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस इसको कंपनी को मिल जाता है। डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी और नॉट। ठीक है, चार्ज ऑन अ कंपनी का मतलब यही होता है कि वो एसेट्स जो उनके पास चली जाती है, यूज तो कंपनी वाले ही करते हैं, लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट चले जाते हैं कि हाँ भाई अब हम इसको, हमारे पास राइट है, अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो ये हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिबेंचर्स। कितने टाइप के डिबेंचर्स हैं? आप देखो, फर्स्ट है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर का मतलब क्या है? जिसके पास ये डिबेंचर हुआ, डिबेंचर उसी का। ठीक है, अभी मेरे पास डिबेंचर है तो डिबेंचर मेरे पास से किसी और ने ले लिया तो डिबेंचर उसका, तो इंटरेस्ट लेने का राइट भी उसी बंदे का हो जाता है जिसके पास वो डिबेंचर होता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या है? अब ये नहीं है कि मेरे पास जो डिबेंचर है वो किसी और ने ले लिया तो उसका हो गया, नहीं, जिसका नाम उसके रजिस्टर्ड में, जो कंपनी का जो रजिस्टर है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, उसी को वो डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा, उसका ही डिबेंचर होगा और किसी का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब कंपनी अपने लाइफ टाइम में उस डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कर देगी, अगर नहीं करी तो वो रिडीमेबल डिबेंचर्स है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है कि जिसको हम बाद में शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट करा ले, इक्विटी शेयर्स में। अब देखो, कंपनी ना पहले डिबेंचर्स खरीदना ज्यादा पसंद करती है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी बनती है तो हमें पता नहीं होता कि कंपनी को प्रॉफिट होने वाले हैं कि लॉस होने वाले हैं। अब कंपनी को, अब डिबेंचर के केस में तो प्रॉफिट हो या लॉस हो तो इसको तो अपना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर
हमने शेयर्स खरीद लिए तो डिविडेंड का तो कोई पक्का नहीं होता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होएगा तभी तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, पहले डिबेंचर खरीद लेते हैं, बाद में इनकी एक मतलब टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा लेते हैं। जब कंपनी की काफी नेम हो जाता है, काफी उसकी अच्छी गुडविल हो जाती है, बाद में इसको चेंज करा लेते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर डिबेंचर्स। इनके पास कंपनी की वही है कि एसेट्स होती है, ये सिक्योर होते हैं। अगर कंपनी ने इनके पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, ये कंपनी की वो एसेट्स को बेच देंगे बस। और अनसिक्योर्ड, ये इनको किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। इन्वेस्टर्स को क्या क्या फायदे हैं, परमानेंट और रेगुलर इनकम इनको मिलती रहती है। इनको मतलब हर हाल में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। मोर सेफ इन्वेस्टमेंट, काफी सेफ है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि शेयर से ज्यादा भी सेफ है ये, क्योंकि आपको हर टाइम हर केस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है मोर लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आप फटाफट से इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। डिबेंचर्स तो फटाफट से बिक जाते हैं कंपनी के, जब चाहे आपको कैश की जरूरत है आप उसको चेंज करा लो। नेक्स्ट है राइट ऑफ कन्वर्जन। अगर आपको राइट है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपके पास है, तो आप थोड़े दिनों के बाद, ठीक है, आपकी कुछ लिमिट होती है, तो उसके बाद आप इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। तो ये तो है इन्वेस्टर्स को फायदे। अब आगे बात आती है फायदों की, कंपनी को क्या क्या फायदे हैं। अब ये जो इंटरफेयर नहीं करते, ये मैनेजरियल एक्टिविटीज में, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब जो बाकियों को जो डिविडेंड वगैरह मिलता है ना, जो शेयर होल्डर को, लेकिन इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है। इनकी इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से सस्ता सोर्स है, टैक्स एडवांटेज मिलता है। अब जो इंटरेस्ट है ना इसका, वो हम P&L में लिख सकते हैं। अगर हमने P&L में इंटरेस्ट शो किया डेबिट साइड में, तो जितना हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट कम, ठीक है, तो हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। बेटर फाइनेंशियल सोर्स ड्यूरिंग डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के टाइम में हमें इससे मतलब ये सस्ता सोर्स है और काफी अच्छा भी है, क्योंकि शेयर्स तो लोग हमारे खरीदेंगे नहीं, ठीक है। अब वो क्या खरीद लेंगे, अब हमारे वो डिबेंचर्स खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता है इसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। डिसएडवांटेजेस क्या है डिबेंचर्स के, इन्वेस्टर्स को क्या क्या नुकसान है। लेस इनकम उनको मिलती है, क्योंकि जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इनको वोटिंग राइट नहीं होता, तो इसमें मैनेजमेंट में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। डिसएडवांटेजेस कंपनी को क्या है, फिक्स बर्डन है, देना ही देना है इंटरेस्ट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनको तो देंगे ही देंगे। लीगल एक्शन पॉसिबल। अब ये नहीं है कि अब वो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, वो किसी भी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं कर सकते थे, लीगल मतलब केस फाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर इनका हमने टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं किया। नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम ऑन एसेट्स। अब आपकी गुडविल, अब देखो क्लेम कर लिया अगर इन्होंने एसेट्स पे, अगर आपने इनकी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी, और ये तो क्या कर लेंगे, अपना क्लेम मांगेंगे, ये तो अपनी एसेट्स में से वो बिकवा देंगे उनकी एसेट्स। अब अगर बिकवा दी तो लोगों को पता लगेगा और इनके गुडविल के ऊपर कितना ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इनको नुकसान है। तो फटाफट से अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी बाकी जो हमारे रह गए हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उनको डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग। अब प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है कि जब कंपनी जो है, जितने उसके पास प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे के सारे अपने शेयर होल्डर्स में या उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर में और इक्विटी शेयर होल्डर्स में वो डिवाइड नहीं करती, वो अपने पास कुछ ना कुछ हिस्सा उसका प्रॉफिट का बचा के रख लेती है। तो उन्हीं को ही जो उसने अपने पास अपने बचा के रख लिया उसको क्या कहेंगे हम, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि जो प्रॉफिट्स थे वो बिजनेस में ही रह गए, ठीक है, वो अपने पास उसने अपने जनरल रिजर्व में अलग से रख लिए कि जब भी कभी बिजनेस के ऊपर मुसीबत आएगी हम उसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर तो कुछ लगा ही नहीं, आपने जो भी प्रॉफिट्स है आपने खुद ही बचा के रख लिए, किसी की कोई कॉस्ट आई ही नहीं है। नेक्स्ट है सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल। अब ट्रेड साइकिल क्या है, बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, रिकवरी है। तो अब देखो रिसेशन वगैरह में, डिप्रेशन वगैरह में कोई भी किसी को फाइनेंस अवेलेबल नहीं कराता, तो उस टाइम पीरियड में आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल का मतलब है कि हर बार आप बिल्कुल सेम रेट से ही डिविडेंड दोगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतने प्रॉफिट्स नहीं होते कि हम उसको डिविडेंड इतने आसानी से दे सके, तो वो पैसे हम कहां से निकाल लेंगे, वो पैसे हम इसमें प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स में से, रिटेन्ड अर्निंग में से वो पैसे हम निकाल के वो स्टेबल रेट कर देंगे हम डिविडेंड का। यानी कि हर बार जितना डिविडेंड हम पहले देते थे, लॉस के टाइम में भी हम उतना ही डिविडेंड अभी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है इजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। अब देखो कि जब कंपनी के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कंपनी अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर उसके पास पैसे होंगे, देश की भलाई के लिए वो अलग अलग काम करेंगी, ठीक है, तो देश की भलाई के लिए अगर कोई काम किया जाता है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। लिमिटेशंस क्या है, डेंजर ऑफ मोनोपोली। अब उसके पास अगर प्रॉफिट्स होंगे तो वो
वो अपना बिजनेस बड़े लेवल पे सेटअप करेगी, बड़े लेवल पे सेटअप करेगी तो सारा सामान खुद ही बनाएगी और मार्केट में उसकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अब उसके पास मान लो कैपिटल तो बढ़ रही है, अब देखो कि उसके पुराने प्रॉफिट्स तो हैं जो उसने बचा के रख लिए, अब ये तो नहीं जरूरी कि अब आगे भी फ्यूचर में भी उसको उसी रेट से ही प्रॉफिट्स होंगे, अब वो तो प्रॉफिट्स अब तो हो नहीं रहे, पहले ज्यादा हो रहे थे, तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू शेयर होल्डर। अब ये देखो शेयर होल्डर को इसमें डर लगा रहता है। ठीक है, अब शेयर होल्डर को क्यों डर लगा रहता है, क्योंकि लॉस होने की क्यों पॉसिबिलिटी है। अब वो ज्यादातर कंपनी सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस में अपना प्रॉफिट रख ले, ठीक है, इनको डिविडेंड वगैरह इतना नहीं देती, तो इसलिए इसको लॉस की पॉसिबिलिटी इसमें रहती है। नेक्स्ट है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें शेयर्स और डिबेंचर से अगर हम पैसा लेते हैं तो हमें उसके अंदर कॉस्ट ज्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फाइनेंस चाहिए, तो हमें पैसा तो चाहिए ना कहीं से, तो हम उसको अरेंज करेंगे। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वो 1948 में बना, जिसका नेम था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई वगैरह, ये भी क्या काम करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फाइनेंस अवेलेबल करवाती है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नेम है। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक डिपॉजिट। अब हम पब्लिक से पैसे लेते हैं। ठीक है, अब जो पब्लिक से पैसे लिए वो हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या मीडियम टर्म पीरियड के लिए हमें फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। अब पब्लिक हमें क्यों पैसे देगी, हम उसको भी इंटरेस्ट देते हैं। अब कंपनी बैंक, वो पब्लिक जो है वो बैंक में भी जाके अपने पैसे जमा करा देती है, करा सकती है ना, उसके पास तो ऑप्शन है कि बैंक में जाके जमा कराए। लेकिन जो उसकी इंटरेस्ट रेट है ना, ये जो पब्लिक डिपॉजिट से जो पैसे इशू करते हैं जो कंपनी वाले, वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, बैंक वाले इतना नहीं देते, ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तो उस लिए जो है कुछ लोग जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं अपना, और कंपनी को पैसा मिल जाता है। एडवांटेज है, इजी मेथड है, इजीली पैसे मिल जाएंगे। नो नीड ऑफ मॉर्गेज, अपने एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक उसको ऐसे ही पैसे दे रही है। नेक्स्ट है नो ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज में किसी भी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड्स। कंपनी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो इमेज है, जो गुडविल है, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके उसको पैसे मिलते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसे पब्लिक डिपॉजिट में पैसा नहीं जमा कराता। कोई नई कंपनी खुल जाए और आप उसको क्या पैसे दे दोगे, नहीं, जब तक उसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, कोई इमेज ही नहीं है, ठीक है, किसी को उसका आता पता ही नहीं है, कोई क्यों जाके अपना पैसा देगा, फंसने वाली बात है। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड नेचर। अब अनसिक्योर्ड है, अब इसके ऊपर जो पैसा लगा हुआ है वो कोई कंपनी ने उसके अपने एसेट्स थोड़ी उसके ऊपर रखी है, प्लेज वगैरह पे, या कुछ भी नहीं रखा, कंपनी ने उसको कोई सिक्योरिटी दी ही नहीं, तो उन लोगों का तो पैसा फंसा हुआ ही है एक किस्म का। अगर उसको मान लो कंपनी पैसे लेके भाग गई तो फिर वो क्या करेंगे बेचारे, तो इसलिए ये अनसिक्योर्ड नेचर का हो जाता है कई बार। कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक का आपको पता है, कॉमर्शियल बैंक क्या काम करता है, पैसे लेती है, लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, बदले में उनको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, कई बार लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाती है। और क्या काम करती है कंपनी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल करवाती है कॉमर्शियल बैंक, सॉरी, अब जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाती है। ओवरड्राफ्ट यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे निकलवाने की आपको सुविधा देती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि हर कस्टमर को ये वाली फैसिलिटी नहीं मिलती, कुछ रेपुटेटेड कंपनी है, कुछ रेपुटेटेड पर्सन होते हैं, उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलती है। मान लो आपके पास आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज है, आपको 12,000 रुपीज की नीड है। ठीक है, तो आप बैंक के अच्छे कस्टमर है, तो इसलिए बैंक आपको 2,000 रुपीज की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देगी, और बदले में जब आपके पास हो आप बैंक में जमा करा दो। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो है ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपको पैसे मिल जाते हैं, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है लेकिन आपको इसके बदले में, ठीक है, और जब तक आप उस पैसे को निकलवाओगे, जिस टाइम निकलवाओगे आपका उसी टाइम इंटरेस्ट कटना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स आपको कंपनी जो बैंक है वो आपको एक ही बारी में आपको सारा का सारा फंड अवेलेबल करा देती है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल। कई बार जो है बिल्स लिख के दे देते हैं कि जो हमारे जिसने मान लो सामान खरीदा, अब एक सेलर है, एक क्या है, एक बायर है, ठीक है, अब बायर के पास पैसे नहीं है तो उसने बिल लिख के भेज दिया, लेकिन सेलर को भी जरूरत है अभी पैसे लेने की, अब वो कहाँ पे जाएगा, अभी बायर ने तो बना कर रखे कि मेरे पास तो है नहीं, मैं तो तेरे को 2-3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो वो बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक उनको बिल्स ऑफ रिसीवेबल्स अब ये फैसिलिटी देती है। अब ये देखो इसमें ना वो डिस्काउंट काट लेती है, मान लो उसके पास
100 रुपीज उसने किसी बायर से लेने थे और उसने उसके नाम पे क्या लिख दिया, एक बिल लिख दिया। तो बैंक के पास जाएगा वो सेलर और बैंक उसको उसके बदले में क्या दे देगी, 95 रुपीज दे देगी। ठीक है, देने कितने थे 100 और दिए कितने हैं 95, बीच में उसने 5 जो रुपीज है वो अपने पास रख लिए। तो ये भी तो इसकी इनकम का जरिया है। नेक्स्ट है कस्टमर एडवांस। कई बार क्या करते हैं हम, अपना सामान तो देते नहीं है, जो सेलर है वो सामान तो देता नहीं है थोड़े टाइम पीरियड तक, लेकिन कस्टमर से एडवांस में पेमेंट ले लेता है। तो ये भी एक तरीके का लोन का एक जरिया है। अब जो उसने पैसे एडवांस में दे दिए जो कस्टमर ने, अब उसको तो उस बात का फायदा है ना, वो उस पैसे को कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेगा ही। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड, जब आप व्यापार कर रहे हो, जब आप बिजनेस कर रहे हो, तब भी आप उन केसेस में भी ऐसा कर सकते हो। आपने जो माल खरीदा वो आपने उधार खरीद लिया, अभी जो आपके पास फंड्स है आप उसका यूज कर सकते हो कहीं और, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है, इस तरीके से आप फाइनेंस को अरेंज करके रख सकते हो। अभी हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया जीडीआर और एडीआर का, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस टॉपिक को कर देते हैं। अब ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, अब उससे पहले देखिए हमारे जो देश की गवर्नमेंट है उसने काफी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए 1991 में। उसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किया था। अब ये क्यों किया था, ताकि जो हमारा देश है वो भी डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, दूसरे देशों के साथ थोड़ा कॉम्पिटिट कर सके। ठीक है, यानी दूसरे देशों का थोड़ा कॉम्पिटिटर बन सके और काफी ज्यादा मोर एफिशिएंट हो सके। ठीक है, अपने काम में काफी ज्यादा एफिशिएंसी उसके अंदर आए, अच्छे तरीके से वो काम करे। अब उसने ना लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने पहले काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि दूसरे देशों से भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो किसी भी तरीके की। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल पर आप कुछ भी कर सकते हो, अब ग्लोबल लेवल पर आप उससे कॉन्टेक्ट बना सकते हो, अपने शेयर्स इशू कर सकते हो। तो उसी केस में क्या आया हमारे पास, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब देखो कि अगर कोई कंपनी ऐसी है कि जो अपने देश में तो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर रही है, अब वो दूसरे देशों से भी क्या चाहती है, अपना चाहती है कि अपनी करेंसी आनी चाहिए दूसरे देशों की। ठीक है, वो दूसरे देशों में भी अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है, तो जीडीआर और एडीआर की हेल्प से ऐसा कर सकती है। तो जीडीआर क्या है, जीडीआर एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट है कि जिसके थ्रू वो अगर वो दूसरी कंट्रीज में उसको इशू करती है जीडीआर को, और ये किस फॉर्म में होता है, ये यूएस डॉलर की फॉर्म में होता है, वहां से उस देश की करेंसी जो है ले सकती है, उनको इशू कर सकती है। अब उससे पहले जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को, जो हमारे देश की कंपनी है, पहले तो उसके शेयर्स होते हैं ना, वो उस शेयर्स को जीडीआर में पहले उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है कि जब जाके फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदे। तो उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स से क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब कौन सी कंपनी जो है वो अपना जीडीआर वगैरह जो है इशू कर सकती है, अब हमारी कोई भी एक इंडियन कंपनी वो जो शेयर्स और डिबेंचर जो है वो फॉरेन में अगर वो इशू करती है, अभी तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, तो फॉरेन में अगर वो उसको इशू करती है, तो जो वो इशू कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, यूरो इशू कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, यूरो इशू कहेंगे। और कोई भी ऐसी वैसी कंपनी जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकती, तो उसको सबसे पहले वहां पे दूसरे देश में जाके क्या होना पड़ेगा, लिस्टेड होना पड़ेगा, वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की जो है ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीडीआर, और ये यूएस डॉलर में ही आप इसको इशू कर सकते हो, चाहे वो जीडीआर हो या फिर वो एडीआर हो। जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, कहां पे, जीडीआर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो वहां पे क्या है, रजिस्टर्ड है। अब इसके फीचर्स क्या है, इनको उसी तरीके से डिविडेंड मिलता है इन फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो इसके शेयर्स खरीदते हैं, जिस तरीके से वो शेयर्स वाले केस में होता था, शेयर्स के केस में हम डिविडेंड देते हैं, उसी तरीके से इसमें भी डिविडेंड दिया जाता है। और जो जीएडीआर होते हैं ना, ये वो किस फॉर्म में होते हैं, वो यूएस डॉलर की फॉर्म में होते हैं। और ये जो जीडीआर होल्डर है, यानी कि जिनके पास ये जीडीआर होता है, वो उनको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं होता, और ये यूएस डॉलर जो है इस फॉर्म में ये दिखाए जाते हैं। अब इसकी प्रोसेस किस तरीके से है, अब जो इशूइंग कंपनी है जो जीडीआर को इशू करना चाहती है, वो सबसे पहले वो अपने जितने भी उसके पास शेयर्स है वो कहां पे डिपॉजिट कर देगी, कहां पे डिलीवर करेगी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास, डीसीबी के पास। फिर वो आगे इसके पास क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट
भेजेगा। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जिसको हम कहते हैं, जो दूसरे देश में होता है, उसके पास वो रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर उसने रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली, फिर वो जितने भी हमारे पास शेयर्स है वो उसको जीडीआर रिसिप्ट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो तो इंडियन करेंसी में होते हैं। अब वो यूएस डॉलर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो आसानी से खरीद सकते हैं। यही जो आपकी प्रोसेस है, ये तो जीडीआर की है, और यही जो आपकी प्रोसेस है वो एडीआर की है। उसमें क्या फर्क है? उसमें इशूइंग कंपनी होती है, वो रिक्वेस्ट अपने सारे के सारे डिलीवर डोमेस्टिक कस्टोडियन को करती है। ओवरसीज की बजाय वो किसमें आ जाता है? यहाँ पे अमेरिकन बैंक। अमेरिकन बैंक को वो रिक्वेस्ट डालती है, फिर अमेरिकन बैंक उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके फिर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इशू करता है। सिर्फ फर्क इतना सा है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है जीडीआर की? आपको फॉरेन कैपिटल आसानी से मिल जाती है। यूएस डॉलर जो है लिक्विडिटी है, इनको सेल करना परचेज करना बहुत आसान है, आसानी से मार्केट में बिक भी जाते हैं ये। अगर कोई कंपनी जो है इशू कर रही है जीडीआर, उसकी अपने देश में देखो कितनी अच्छी वैल्यू होगी कि हाँ भाई इसका तो बिजनेस बाहर के देशों के साथ भी है। लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट, इसको इशू करने में काफी कम खर्चा आता है। इतना ज्यादा खर्चा तो हमारा यहाँ अपने देश में खर्चा करने पे आ जाता है कि हम अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, वहां पे इतना नहीं आता। बेटर शेयर प्राइसेस वहां पे मिल जाते हैं, लोग थोड़े महंगे भी वहां के जो है वो शेयर्स खरीदने को तैयार रहते हैं। स्कैटर्ड शेयर होल्डिंग, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरी हुई। आपकी जो शेयर होल्डिंग है, जो आपके शेयर होल्डर है, वो आपके अपने देश में भी होते हैं, दूसरे देशों में भी होते हैं, तो काफी जगह वो आपके शेयर होल्डर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका जीडीआर का टॉपिक। और एडीआर क्या है? एडीआर को हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। ये अमेरिका के लोगों को ही ये इशू किए जाते हैं, ठीक है। जो दूसरी कंपनी होती है, अमेरिका से बाहर की जो कंपनी होती है, वो अमेरिकन जो होते हैं शेयर होल्डर्स, उन्हीं को ये इशू कराया जाता है। बाकी इसके सारे एडवांटेजेस इसी तरीके से हैं। प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज बता दिया, यहाँ पे अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक आ जाएगा। बाकी ये सारा टॉपिक इसी तरीके से, इसके एडवांटेजेस इसी तरीके से है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 20 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। तो फटाफट से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।